स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 8। पाठ का नाम है कोशिका विज्ञान एवं जीव प्रौद्योगिकी। स्टूडेंट्स, इसके पहले इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे क्लोनिंग क्या होता है, उसके बाद औद्योगिक उत्पाद किसे कहा जाता है, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी क्या संबंध है, और सबसे अंत में हम देखने वाले हैं कि खाद्य जैव तकनीक क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आ जाता है क्लोनिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, क्लोनिंग मतलब क्या होता है कि अपने ही समान नए सजीवों को तैयार करना, सेम टू सेम प्रतिकृति तैयार कर देना, उसे क्या आ जाएगा, क्लोनिंग कहा जाएगा। मतलब कोई प्राणी है और उसके जैसे ही दूसरा प्राणी सेम टू सेम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक भाग से और बाहरी भाग से सभी दृष्टि से क्या रहेगा, वो समान रहेगा अपने माता के जैसा, जिससे वो बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोनिंग करते क्यों है, सबसे पहला एक बात आता है कि क्लोनिंग किया क्यों जाता है। क्लोनिंग किया इसलिए जाता है, जैसे जानवरों को क्लोनिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, अलग अलग जो पालतू जानवर उनका क्लोनिंग किया जाता है। गाय का क्लोनिंग और भैंस का क्लोनिंग किस लिए किया जाता है, दूध के उत्पादन के लिए। ठीक है, वो गाय और भैंस क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध देंगी, और उससे क्या होगा, किसानों को फायदा होगा, और उससे लोगों की आय क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक है, इसी तरह गाय में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो क्लोनिंग की गई है वो सबसे ज़्यादा भैंसों में क्लोनिंग की गई है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें कि सबसे पहली भैंस कौन थी क्लोनिंग की, तो उसका नाम समरूपा था। क्या नाम था स्टूडेंट्स, समरूपा सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी। और आज भैंस की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती क्लोनिंग की, जैसे गरिमा हो गई, करिश्मा और हिसार गौरव। ये कुछ मैंने जो भैंस की प्रजाति के नाम बताए, भैंस के नाम बताए, ये क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पहला कौन सा ऐसा प्राणी था जो क्लोनिंग द्वारा तैयार किया गया था, तो वो पहला था भेड़। क्या था, भेड़। अब ये भेड़ क्या है, डॉली नाम की एक भेड़ थी जिसको तैयार किया गया था क्लोनिंग के मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमको समझ में आता है क्लोनिंग क्या होता है और क्लोनिंग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो क्लोनिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। कितने प्रकार की कोशिका होती हैं, 2। पहली कोशिका जो होती है वो प्रजननकारी कोशिकाएं होती हैं, जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, और दूसरी जो कोशिका होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं अप्रजननकारी। क्या कहते हैं, अप्रजननकारी कोशिकाएं। ठीक है, इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जो प्रजननकारी कोशिकाएं होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप सभी को मालूम है, आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो शुक्राणु रहेगा, या तो क्या रहेगा, पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में क्या रहेगा, अंडाणु रहेगा। ठीक है, पुरुषों में शुक्राणु और यहाँ पर अंडाणु। शुक्राणु कितने रहेंगे, 23, और अंडाणु भी कितना रहेगा, 23। ये आप सबको मालूम है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि प्रजननकारी जो कोशिका होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ कि एक व्यक्ति के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग बोलोगे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, प्रजननकारी कोशिकाओं से तैयार होता है। और जब 23 गुणसूत्र शुक्राणु के, 23 गुणसूत्र अंडाणु के मिलते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, 46 गुणसूत्र बन जाता है और पूरा सजीव तैयार हो जाता है। लेकिन जो अप्रजननकारी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं स्टूडेंट्स, 46 गुणसूत्र। मतलब प्रजननकारी कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ के शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वे सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहला काम कि जो कायिक कोशिका है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका किसे कहा जाएगा, अप्रजननकारी कोशिका जो है हम लोग बोल सकते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, अब जो कायिक कोशिका है उस कायिक कोशिका में से उसका केंद्रक क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसका केंद्रक क्या करेंगे, निकाल। ये प्रोसेस मैं किसका बता रहा हूँ, क्लोनिंग कैसे किया जाता है। ये केंद्रक उसका निकाल लिया गया। अब इस केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है स्टूडेंट्स, 46 गुणसूत्र है। और दूसरी जगह जो अंडाणु रहेगा, ठीक है ना, स्त्री शरीर में जो अंडाणु पाया जाता है उसके अंदर भी केंद्रक रहेगा, तो उसका केंद्रक बाहर निकाल लिया जाएगा और बचा हुआ जो भाग रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कोई गुणसूत्र है क्या, नहीं है, इसके अंदर कोई गुणसूत्र नहीं, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में से रहते हैं।
जो शुक्राणु रहेगा या जो अंडाणु रहेगा उसके अंदर जो गुणसूत्र रहेंगे वह केंद्रक के अंदर पाएंगे। चूंकि यहाँ पर हमने केंद्रक को साइड में निकाल लिया तो जो बचा हुआ भाग है केंद्रक निकालने के भाग उसके अंदर कोई गुणसूत्र है क्या? नहीं है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है जिसको हम लोग कायिक कोशिका से अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रजननकारी कोशिकाओं का जो क्या बोलते गुण केंद्रक रहेगा। ठीक है, इस केंद्रक को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जब इस केंद्रक को इसके अंदर डाल दिया जाएगा तो इसकी रचना इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसको क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया जाता है वो समझ लीजिए पहले। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जैसे ये केंद्र इसके अंदर आ जाएगा तो इसका विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को मालूम है किसी एक प्राणी को बनने के लिए उसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर जब जायगोट तैयार हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या हो जाएगा कि इनका क्या हो जाएगा, बहुत विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद लगभग 250 से 300 कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी। कितनी कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी? 250 से 300 कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाएगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो रहेंगे 250 से 300 जो कोशिकाएं रहेंगी इसको उस माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। वो जो जन्म देने वाली माता है उसके गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि माता के गर्भाशय में जो ब्लास्टोसिस्ट रहेगा जिसके अंदर 250 से लेकर 300 कोशिकाएं रहेंगी उनको क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। अब बाद में आपको मालूम है जो नॉर्मल प्रक्रिया प्रजनन की वो नॉर्मल प्रक्रिया उसके गर्भाशय में होगी, माता के गर्भाशय में प्रक्रिया होगी और जितना समय लगता है मतलब 9 महीने बाद या उतने समय के बाद वह शिशु तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्लोनिंग किस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें क्लोनिंग की तो क्लोनिंग 2 प्रकार के पाए जाते हैं होते हैं। पहला प्रजनात्मक क्लोनिंग है। दूसरा है हमारे पास उपचरात्मक क्लोनिंग। जो प्रजनात्मक क्लोनिंग स्टूडेंट जो अभी मैंने सारा क्लोनिंग का प्रोसेस बताया उसको ही कहा जाता है प्रजनात्मक क्लोनिंग। ठीक है ना, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो कायिक कोशिका होती है जो अप्रजनन कोशिका होती है उसके केंद्रक को निकाल लिया जाए तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और जो डिंब होते हैं, ठीक है, अंडाणु में से केंद्रक को बाहर निकाल के जो बचा हुआ चीज है उसको लिया जाता है और उसके अंदर जो केंद्रक है 46 गुणसूत्र उसको डाल दिया जाता है और बाद में उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक किस लिए दिया जाता है आपको मालूम है कि उनका विभाजन हो जाए। ठीक है, उनका विभाजन होगा तभी तो आगे जाके उसका ब्लास्टोसिस्ट में रूपांतरण होगा और ब्लास्टोसिस्ट के बाद उसको क्या कहते हैं माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा और नॉर्मल जिस तरह से प्रजनन प्रक्रिया पूरी होती है वो प्रजनन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसे कहा जाएगा प्रजनात्मक क्लोनिंग। और अगला जो है उपचरात्मक क्लोनिंग जिसको थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी कहा जाता है, जिसके अंदर यह क्लोनिंग जो होती है वह प्रयोगशाला में की जाती है। ये जो प्रोसेस है सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पर फर्क जो होता है जैसे वो ब्लास्टोसिस्ट को अंत में जाके माता के गर्भाशय में डालते थे तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाएगा। जब ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट को क्या किया जाएगा? प्रयोगशाला में उचित वातावरण मतलब 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस में उसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा और प्रयोगशाला में दिया गया जो सजीव हो तैयार होता है उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रजनात्मक क्लोनिंग। तो आपको उपचरात्मक क्लोनिंग जो होता है वो माता के गर्भाशय में तैयार होगा और उपचरात्मक क्लोनिंग जो रहेगा वो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह के अलग अलग गाय भैंस बकरी जो अलग अलग प्रजाति के जो जानवर हैं पालतू जानवर उनकी क्लोनिंग की जाती है। दूध के हिसाब से आप बोल सकते हो आप मांस के लिए इनकी क्लोनिंग की जाती है ताकि इनकी गुणवत्ता बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आता है कि चलो कि प्राणियों को क्लोनिंग होता है, क्या मानव क्लोनिंग होता है? यस, मानव क्लोनिंग हो सकता है लेकिन मानव क्लोनिंग पर अभी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो क्लोनिंग की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु का उपयोग किया गया, शुक्राणु का कहीं उपयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, शुक्राणु कहीं भी उपयोग हुआ था क्या? नहीं हुआ था। जब शुक्राणु का उपयोग नहीं होगा स्टूडेंट्स क्या होगा? जो समाज में परिवार नाम की एक परंपरा है, ठीक है, क्योंकि बिना शुक्राणु की भी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, बिना शुक्राणु के जनसंख्या बढ़ाई जाती है मतलब बिना शुक्राणु के भी शिशु जन्म ले सकता है। लेकिन जो समाज में परिवार की परंपरा है, जो पुरुष वर्ग है उसके प्रति क्या हो जाएगा? रुझान लोगों का कम हो जाएगा और आगे जाके जो परिवार परंपरा है वो खत्म हो जाएगी और लोग शादी ब्याह ये जो प्रथाएं वो सारी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी।
ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, क्लोनिंग में कुछ भी खराबी हो जाती है तो उसके अंदर अगर मानव क्लोनिंग में कुछ भी खराबी होती है तो उसके अंदर जिम्मेदार कौन रहेगा? तो क्लोनिंग करने वाला डॉक्टर जिम्मेदार रहेगा कि वो माता जिम्मेदार रहेगी, ये कौन जिम्मेदार रहेगा? इस जिम्मेदार घटक को ठहराना उचित नहीं रहेगा, यहाँ पर निश्चित नहीं किया जाता जिम्मेदार कौन रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है और जिसकी वजह से मानव क्लोनिंग के प्रतिबंध लगाया जा चुका है, मानव क्लोनिंग नहीं होती है। भैंसों की बहुत सारी क्लोनिंग हुई, जिसे मैंने अलग अलग नाम बताए थे। गरिमा सबसे पहले क्लोनिंग, फिर गरिमा की जो बेटी थी, मतलब उस भैंस की जो बेटी थी उसको करिश्मा नाम दिया था, और सबसे पहले जो भैंसों में क्लोनिंग की गई थी उसको समरूपा नाम दिया गया था, ठीक है। ऐसे भारत में 2 संस्थान है जहाँ पर क्लोनिंग की जाती है, एक हरियाणा है और एक उत्तराखंड है। एक हरियाणा और उत्तराखंड, यहाँ पर 2 संस्थान है भारत सरकार द्वारा स्थापित जहाँ पर क्लोनिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया क्लोनिंग किसे कहते हैं और क्लोनिंग किस प्रकार से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, प्रजनात्मक क्लोनिंग और उपचारात्मक क्लोनिंग, इनके बारे में आपको समझ में भी आ गया है। तो इसको पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। किसी शरीर में बीज विरहित स्त्री बीज, मतलब स्त्री बीज मतलब अंडाणु, जो स्त्रियों का डिंब होता है उसको स्त्री बीज कहा जाता है। केंद्र विरहित मतलब उसका केंद्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा लेकर कायिक कोशिका का केंद्रक। अब कायिक कोशिका से क्या निकाल लिया जाएगा? केंद्रक निकाल लिया जाएगा, जिसके अंदर कितने गुणसूत्र रहेंगे? 46 गुणसूत्र रहेंगे, और बाद में यही केंद्रक इस स्त्री बीज में डाल दिया जाएगा। मतलब संयोग से क्लोन का जन्म होता है। मतलब नए सजीव के निर्माण के लिए नर शुक्र कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो यहाँ पर नया सजीव तैयार होगा, मतलब क्लोनिंग में जो नया सजीव तैयार होगा उसके अंदर नर के शुक्राणुओं की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब समझ लेते हैं उपचारात्मक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग केंद्र रहित स्त्री बीज, मतलब इसके अंदर भी क्या किया जाता है? वही सेम प्रोसेस है कि जो स्त्रियों का बीज रहेगा, ठीक है, अंडाणु जो रहेगा उसके अंदर से केंद्रक निकाल दिया जाएगा और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, दूसरे शरीर की कायिक कोशिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अप्रजननकारी कोशिका, उसका केंद्रक निकाल के इसके अंदर डाल दिया जाएगा। इससे संयोग की गई कोशिका प्रयोगशाला में कहाँ पर विकसित की जाएगी? प्रयोगशाला में मूल कोशिका निर्माण किया जाता है। और इससे आपको मालूम ही होगा मूल कोशिका के बारे में, यही ऐसी कोशिका है जो पूरे सजीव और पूरा अंग पूरा ऊतक तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी क्षमता पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर मूल कोशिका बैंक स्थापित की गई है, जहां पर लोग क्या करते हैं? अपने मूल कोशिकाओं को संग्रहित करके रखते हैं और वहां पर एक वातावरण होता है, ठीक है, साइंटिफिक वातावरण होता है जिसके अंदर उनके मूल कोशिकाओं संग्रहित करके रखा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जिस तरह से पूरे एक क्लोनिंग प्रक्रिया में पूरा का पूरा सजीव विकसित किया जा सकता है, उसी तरह उसी क्लोनिंग प्रक्रिया से इंसान का कोई भी अंग विकसित हो सकता है, चाहे वह हृदय हो, चाहे वह हाथ हो, चाहे वह पैर हो, ठीक है। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, यदि उसका स्टेम सेल से हम लोग उसका हाथ तैयार कर सकते हैं, आज ये चीज़ संभव हो पाई है, ठीक है। इस तरह से क्लोनिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जो मानव है, मानव के पूरा मानव तो क्लोनिंग द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बनाने पर प्रतिबंध है, लेकिन मानव के अलग अलग अंग जैसे हृदय हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, यहाँ तक कि आँखों की क्लोनिंग, और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनकी क्लोनिंग आज संभव हुई है और ऐसी क्लोनिंगें की जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स समझ लेते क्लोनिंग करते क्यों हैं। कोशिका जैसे ही जनुकों का भी क्लोनिंग किया जाता है, जैसे कोशिका का क्लोनिंग करते हैं उसी प्रकार जनुकों का भी क्लोनिंग किया जाएगा। जनुक क्लोनिंग क्यों किया जाएगा? क्योंकि किसी कारणवश कोई जनुक अगर खराब हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाएगी, तो अगर उस जनु की क्लोनिंग ऑलरेडी हुई रहेगी तो उससे नया जनु तैयार किया जाएगा और उस व्यक्ति के जनु बदली किया जा सकता है। क्लोनिंग तकनीकी में आनुवांशिक रोगों का संक्रमण रोकना, ठीक है, क्लोनिंग तकनीक में आनुवांशिक जो रोग है उनको रोका जा सकता है। जारी रखना श्वास प्रवृत्तियां, ठीक है, और उच्चतम संभव, परंतु कई कारणों से मानवीय क्लोनिंग जीवन भर विश्व भर में विरोध हुआ है। उसके अलग अलग कारण मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। जैसे परिवारवाद नाम की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ जो समाज है उसके अंदर पुरुषों का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा, पुरुषों का कोई योगदान ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना शुक्राणु के नया सजीव विकसित किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से मानव क्लोनिंग करना विश्व में क्या है? अपराध है, उसको नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले अगर क्लोनिंग की गई थी तो श्वास नली बनी थी, सबसे पहले मानव के अंदर अगर क्लोनिंग की गई थी तो श्वास नलिका बनाई गई थी क्लोनिंग करके, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? चलिए आगे देते हैं। सबसे पहला प्राणी अगर तैयार किया गया था उसका नाम क्या था? डॉली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये समझ लेते डॉली कौन था, कौन थी, डॉली कौन थी, उसको कैसे निर्माण किया गया था, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ के समझते हैं।
5 जुलाई 1996 के दिन स्टॉकलैंड, कहाँ की बात हो रही है, स्टॉकलैंड की बात हो रही है। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था इयान विल्मट। क्या नाम था स्टूडेंट्स, इयान विल्मट, ध्यान से सुनिएगा, इयान विल्मट। सबसे पहले इन्होंने ही क्लोनिंग किया था, ठीक है। इयान विल्मट ने स्टॉकलैंड क्लोनिंग विधि से, मतलब स्टॉकलैंड में, स्टॉकलैंड एक जगह का नाम है, क्लोनिंग विधि से डोली भेड़ का जन्म हुआ। स्टॉकलैंड भेड़, यहाँ पर एक भेड़ थी जो स्टॉकलैंड की थी, स्त्री बीज केंद्र निकालकर, मतलब ये जो स्टॉकलैंड की भेड़ है इसका स्त्री बीज निकाला गया और इसके स्त्री बीज का केंद्रक निकाल लिया गया, मतलब अभी मैंने पीछे ऊपर वीडियो में बताया ना, निकाल लिया गया। उसकी जगह फिन डॉर्सेट प्रजाति, एक फिन डॉर्सेट नाम की प्रजाति थी भेड़ की, उसका केंद्रक, ठीक है ना, उसका केंद्रक, कौन सा केंद्रक आप लोग बोल सकते, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका का केंद्रक इसके अंदर डाल दिया गया। ये जो स्टॉकलैंड भेड़ की जो स्त्री बीज था उसके अंदर डाल दिया गया और उसको ये फिन डॉर्सेट के गर्भाशय में उसकी वृद्धि के लिए डाल दिया गया। अंत में जाके डॉली का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इस डॉली के अंदर केंद्रक के गुणसूत्रों के अनुसार उसकी विशेषता पाएगी, मतलब केंद्रक में जो गुणसूत्र थे उसके अनुसार उसके अंदर विशेषता दिखाई दी। और केंद्रक किसका था स्टूडेंट्स, फिन डॉर्सेट, इस प्रजाति का केंद्रक डाला गया था, क्योंकि स्कॉटलैंड भेड़ का तो स्त्री बीज लिया गया था और उसका केंद्रक निकाल लिया गया था, तो केंद्रक किसका था, फिन डॉर्सेट का था। मतलब ये जो डॉली थी उसके अंदर सारे के सारे जो गुणधर्म थे वो फिन डॉर्सेट के आए थे, ठीक है। जो स्कॉटिश भेड़ है उसके कोई भी विशेषता इसके अंदर नहीं पाई गई थी। तो अगर हम लोग बात करें डॉली की जो ओरिजिनल माँ है, ठीक है, अगर हम बात करें असलियत में उसकी माँ कौन है, तो उसकी माँ है स्कॉटिश भेड़, ठीक है, लेकिन उसके अंदर गुणधर्म किसके आए थे, फिन डॉर्सेट के आए थे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि आप लोग को स्कॉटिश भेड़ की कोई भी विशेषता उसके शरीर में नहीं पाई गई। कई बच्चों को जन्म देकर डॉली फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को क्या हो गई, मर गई। मतलब भेड़ जो डॉली थी वो बहुत सारे बच्चों को जन्म दी और फेफड़े में उसके बीमारी हो गई और जिसकी वजह से मर गई। इसके बाद क्लोनिंग करने में बहुत सारी सावधानियां बरती गई, क्योंकि ये भेड़ है डॉली, ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाई। तो वैज्ञानिकों के समक्ष चुनौती निर्माण हुई कि क्लोनिंग की वजह से जो भी हम लोग जानवर तैयार करेंगे वह ज़्यादा समय तक टिक पाएगी कि नहीं, क्योंकि डॉली की जो मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, ठीक है। लेकिन आज अलग अलग जगहों पर क्लोनिंग की जा रही है। अभी हाल ही की बात है कि 2018 में, ठीक है, 2018 में हरियाणा में क्लोनिंग सेंटर है, वहाँ पर हिसार नाम का गांव है। तो हिसार नाम के गांव में हिसार गौरव नाम का, क्या नाम है उसका, हिसार गौरव नाम का एक भैंस तैयार किया गया है, ठीक है ना, हिसार गौरव सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, विभिन्न औद्योगिक रसायन कम खर्चीली प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण कर सकते हैं। अलग अलग जो औद्योगिक रसायन होते हैं वो कम खर्चीली प्रक्रिया द्वारा हम लोग निर्माण किया जा सकता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, जैसे सुधारित ईस्ट का उपयोग करके चोटे से मध तैयार करना। चोटे से क्या तैयार कर सकते हैं हम लोग, मध तैयार कर सकते हैं। छोटा मतलब गन्ने का जो छोटा होता है उसकी बात हो रही है, उससे हम लोग मध तैयार कर सकते हैं ईस्ट का उपयोग करके। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, मतलब पर्यावरण की वजह से जैव प्रौद्योगिकी पर कुछ नुकसान तो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि जो कारखानों से अलग अलग जगहों से जो निष्कासित जल होता है या ठोस कचरे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण निर्माण कर सकते हैं। तो निष्कासित जो जल निकल रहा है किसी कारखाने से, किसी फैक्ट्री से, उन जल पर सबसे पहले क्या किया जाता है, अभिक्रियाएं की जाती है ताकि उसका वो जो जल है उसका शुद्धिकरण किया जाए, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने के बाद उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और जो निकलने वाला जो पानी रहेगा वो पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। और जब उसको पर्यावरण में छोड़ेंगे तो उसकी वजह से किसी प्रकार का नुकसान पर्यावरण को नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, चलिए पढ़ के समझते हैं। विघटन द्वारा अनुपयोगी निष्कासित जल ठोस कचरे पर प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से किया जा रहा है। मतलब निष्कासित जो जल है या ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए बहुत पहले से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा रहा है इनको खत्म करने के लिए। ऐसा निष्कासित जल नदियों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रवाहित करने से कार्बनिक द्रवों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडीकरण मतलब ऑक्सीकरण, जिससे नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग में लाने वाली मात्रा कम हो जाती है। इस
पर उपाय यह है कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी की सहायता से निष्कासित जल कार्बनिक घटकों का पहले से क्या कर दिया जाए, ऑक्सीकरण कर दिया जाए। यदि बिना ऑक्सीकरण करेंगे तो वो जो जिस पानी में, जिस नदी में, जिस समुद्र में छोड़ा जाएगा तो उस पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वह कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस पानी का ऑक्सीकरण किया जाएगा। ऑक्सीकरण करने के बाद अगर उस पानी को नदी में छोड़ा जाए तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी और उस पानी के अंदर जो रहने वाले जलचर हैं वह भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थ पर प्रक्रिया करके कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। कंपोस्ट खाद खेती में उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से खेती की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। कंपोस्ट खाद के इस बारे में स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तकनीकी विधि में जैव उपयोजन, जैव कीटनाशक, जैव खाद, जैव संवेदक इनका उपयोग किया जाता है। आदि के समय से जैव उपायोजन, ठीक है ना, अर्थात वनस्पति और सूक्ष्मजीव जैसे सजीवों का उपयोग कर जल, निष्कासित जल, प्रदूषित भूमि, इनके विषैले रासायन प्रदूषकों को नष्ट किया जाता है। जैव उपायोजन, ठीक है, इनका उपयोग करके जो जमीन पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रदूषण है या निष्कासित जल जो गंदा है उनको साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए वनस्पति उपयोग किया जाता है, उसे फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। जैव उपयोजन के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार के हैं। मतलब जैव उपयोजन का उपयोग करके कौन कौन से चीज़ें का प्रदूषण रोका जाता है वह नीचे बताया गया। चलिए उसको समझ लेते हैं। सूडोमोनास, इसमें सूडोमोनास के बारे में ऑलरेडी पेपर में एक दो बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिए। सूडोमोनास जो नाम की जीवाणु है वो पानी के और जमीन में जो हाइड्रोकार्बन है और तेल है उस प्रदूषकों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है ना, दूषित पानी, जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक को अलग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं सूडोमोनास नाम की जीवाणु। टेरिस विटाटा, यह फर्न प्रजाति वनस्पति जमीन पर आर्सेनिक धातु का विघटन करने काम करते हैं। आर्सेनिक जो स्टूडेंट्स वो जमीन के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है, जिसकी वजह से जमीन की जो गुणवत्ता है वो कम होती है, साथ ही साथ जमीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है वह भी कम होती है और उस जमीन पे उगी हुई जो फसल अगर कोई इंसान खाता है तो उसको श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाती है। तो टेरिस विटाटा नाम की जो प्रजाति है वनस्पतियों की वो आर्सेनिक धातु को कम करने का काम करती है। और भारत के जो जनु की दृष्टि से उन्नत सरसों की जो फसल है वह जमीन के अंदर जो सेलेनियम, ये सेलेनियम खनिज जो होता है वो मानव के लिए बहुत घातक है। तो बहुत सारी ऐसे सरसों की फसल है जो सेलेनियम को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आगे सूरजमुखी, ये यूरेनियम और आर्सेनिक का अवशोषित करते हैं। जो सूरजमुखी का पेड़ होता है वो जमीन के अंदर यूरेनियम और आर्सेनिक का अवशोषण करता है। और आप सभी को मालूम है यूरेनियम और आर्सेनिक जो होते हैं वो बहुत खतरनाक पदार्थ हैं। ठीक है, डियोनोकोकस रेडियोन्सन्स, ये जीवाणु सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रतिकारक सजीव हैं और रेडियोधर्मी पदार्थों को क्या करते हैं, लोग अवशोषण करते हैं। अल्फाफा घास, तीन पाती घास, राय, ये तीन अलग अलग वनस्पतियों के नाम मैंने बताए हैं जो क्या करते हैं, उपायोजन, जो प्रचार करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या आप लोग को? चलिए आगे फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही सीखना। आज हमने क्या सीखा, क्लोनिंग किसे कहते हैं, क्लोनिंग के कितने प्रकार हैं और क्लोनिंग विधि होती कैसे, और क्लोनिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सीखा कि औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, पर्यावरण और जैव विविधता का क्या संबंध है, और उसके बाद हमने देखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, उसका खोज किसने किया, सबसे पहले उसको डेवलप किसने किया था, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।